मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये राग है तो बड़ा पुराना, लेकिन फिलहाल इसमें सियासत का तड़का लगाकर इसे नए तरीके से मध्य प्रदेश में गाया जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण विवाद का हल निकालने के लिए पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता साथ साथ आए हैं, जिसे बीजेपी के लोग सरकार की ऐतिहासिक पहल बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस खुद श्रेय लेने की कोशिश करती नजर आ रही है। यानी विवाद का हल निकले या ना निकले, इससे ज्यादा श्रेय लेने की जंग जरूर तेज हो गई है। मगर अभी भी मामले में कई बड़े सवाल हैं जिन पर काफी कम लोगों का ध्यान जाता है। लिहाजा आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कौन सी अहम बात कही थी। कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की थी कि क्या सरकार 6 साल से सोई हुई थी। ये समस्या खुद सरकार ने ही पैदा की है, इसलिए अंतिम राहत तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। सीधे आखिरी सुनवाई और अंतिम फैसला ही होगा ओबीसी आरक्षण के मामले में। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी सरकार की किरकिरी हो गई और आखिरकार सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में यह भी तय हुआ कि 10 सितंबर को फिर से मामले से जुड़े तमाम अधिवक्ताओं की एक जरूरी बैठक होगी और बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल मिलकर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कैसे, क्योंकि कोर्ट तो तथ्यों, तर्कों, सबूतों और तय मानकों के मुताबिक ही फैसला सुनाएगा, जिसमें सिर्फ सर्वदलीय मिलन से तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर कैसे निकलेगा ओबीसी आरक्षण विवाद का हल, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों में एकता बन गई है। सियासी और सामाजिक नजरिए से ये बड़ी अच्छी पहल मानी जा रही है, लेकिन ये एकता तब तक बेमानी है जब तक सरकार एक यक्ष प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ लेती। सवाल ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस में तय आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा किस आधार पर पार कराएगी। इंदिरा साहनी केस के फैसले के मुताबिक विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही राहत मिल सकती है। साथ ही सरकार को वैज्ञानिक तथ्य और तर्कसंगत आंकड़े भी कोर्ट में पेश करने होंगे। और 25 जून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि अगर 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया तो इंदिरा साहनी केस का क्या होगा, जिसका जवाब 12 अगस्त की सुनवाई में ओबीसी वेलफेयर कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया। सिंघवी ने कहा कि इंदिरा साहनी केस में अपवाद की स्थिति है और असाधारण परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है। इस दलील के समर्थन में ओबीसी वर्ग भी बार बार विधानसभा से 27% आरक्षण का कानून पास होने की पैरवी कर रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इंदिरा साहनी केस किस तरह मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की राह में बाधा बन सकता है। इसका जवाब जानने के लिए पहले इंदिरा साहनी केस के बारे में जानना होगा। दरअसल 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने का आदेश पारित हुआ था, जिसके खिलाफ नई दिल्ली की सीनियर एडवोकेट इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई में 1992 में 9 जस्टिस की संवैधानिक बेंच ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर यह आदेश भी दिया कि सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा को क्रॉस किया जा सकता है। बाद में इंदिरा साहनी केस में ही ओबीसी क्रीमी लेयर की अवधारणा भी जुड़ गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि इंदिरा साहनी जजमेंट 9 जस्टिस की संवैधानिक बेंच ने दिया था, लिहाजा इस फैसले को पलटने के लिए 11 जस्टिस की बेंच की जरूरत होगी। देश में लगातार उठती आरक्षण बढ़ाने की मांग के बीच 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16(4)A और 16(4)B को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर फिर से 50% की अधिकतम सीमा को दोहराया और क्रीमी लेयर के नियम को भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को साबित करना होगा कि आरक्षण क्यों जरूरी है। सरकार को पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की कमी और प्रशासनिक दक्षता के बारे में भी बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो अनुच्छेद 16 में समानता का अधिकार खत्म हो जाएगा।
इसी मामले में ये बात भी सामने आती है कि फिर केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण क्यों दिया? क्या इससे अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा नहीं टूट रही है? तो इसका जवाब ये है कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण अधिकतम 50% आरक्षण के नियम का अपवाद है। 2019 में जाति आधारित आरक्षण से हटकर केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन किया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का अधिनियम बनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी चुनौती दी जा चुकी है। ये केस जनहित अभियान बनाम भारत संघ केस 2022 के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया, यानी अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा टूट गई। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना पूरी तरह संवैधानिक है। 50% से ज्यादा आरक्षण मामले में तमिलनाडु का 69% आरक्षण दूसरा अपवाद है। ये कानून तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर हासिल किया है। दरअसल 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी 50% से ज्यादा आरक्षण देने की पहल की जा चुकी है, लेकिन बिहार सरकार की अधिसूचना पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का कुल कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला देकर 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून को भी रद्द कर दिया, जिसमें मराठों को आरक्षण देने की पहल की गई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाएगा। इससे पहले 17 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में जाट आरक्षण भी खत्म कर दिया था। राजस्थान के जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने का फैसला यूपीए सरकार ने लिया था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जाट सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं और आरक्षण का आधार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ही होना चाहिए। इसी तरह 2013 में आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिमों के लिए अलग से 5% आरक्षण का कोटा रखा था, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। अब सवाल फिर वही कि फिर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का विवाद आखिर कैसे सुलझेगा? तो चलिए इसका जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। 2021 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में स्थानीय निकायों में आरक्षण देने के नियम बताए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सबसे पहले 3 प्रमुख काम करने होंगे। पहला, एक आयोग बनाना होगा। दूसरा, पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाने होंगे और तीसरा, ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्थानीय निकाय में कुल आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। कुल मिलाकर सभी जरूरी फैक्ट्स सामने रखकर ही असाधारण परिस्थितियों में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू किया जा सकता है और असाधारण परिस्थितियां राज्य सरकार को ही साबित करनी होंगी। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की असल स्थिति जानने के लिए कमेटी बनाकर आंकड़े जुटाए गए थे, जिनके आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता सकती है कि सूबे में असाधारण स्थिति है और ओबीसी वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, लिहाजा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। द सूत्र को ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने जो आंकड़े बताए हैं, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की कुल आबादी करीब 51% है और नौकरियों में उन्हें सिर्फ 13.66% ही प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में ओबीसी वर्ग की कुल आबादी 48% और सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व 16.80% है, जबकि सामान्य वर्ग के 21.64%, एससी के 10.49% और एसटी के 10.73% अधिकारी कर्मचारी सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस महू के जरिए तैयार कराई गई है, जिसमें कुल 69 सरकारी विभागों के आंकड़ों की पड़ताल की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया सर्विस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के कुल 12,09,321 मंजूर पदों में से महज 7,21,412 पद ही भरे, जिनमें सामान्य वर्ग के 2,61,666 यानी 36.27% और पिछड़ा वर्ग के 2,03,144 यानी 28.16% अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं।
वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में क्लास 1 पोस्ट पर पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.5% और सामान्य वर्ग की भागीदारी 64.08% है। मध्य प्रदेश में क्लास 1 के 16,846 पद मंजूर हैं, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 7,844 पदों पर ही हो पाई है। इनमें से 5,024 पदों पर सामान्य और 749 पदों पर पिछड़ा वर्ग के लोग पदस्थ हैं। वहीं ऑल इंडिया सर्विस के कुल मंजूर 1,258 पदों में से सिर्फ 625 पद भरे हैं, जिनमें 61.12% यानी 312 पदों पर सामान्य और 13.76% यानी 86 पदों पर ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व है। अब आपको मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण विवाद की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 8 मार्च 2019 कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण की सीमा 27% तक बढ़ा दी, लेकिन हाईकोर्ट ने नीट पीजी में 27% आरक्षण देने पर रोक लगाकर 14% आरक्षण देने का फैसला सुनाया। 14 अगस्त 2019 कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में बिल लाकर कानून बना लिया और 27% ओबीसी आरक्षण का एक्ट लागू हो गया। तब से अब तक ओबीसी आरक्षण के खिलाफ और पक्ष में लगातार याचिकाएं लग रही हैं, जिनकी मौजूदा संख्या करीब 100 है। इनमें से 70 याचिकाएं 18 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। बहरहाल एक्ट लागू होने के बाद फंसे कानूनी पैंच के चलते रिजल्ट होल्ड होने लगे, तो सितंबर 2022 में एडवोकेट जनरल की विधिक सलाह के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपीपीएससी में 87-13% फॉर्मूला लागू कर दिया। तभी से एमपीपीएससी ने 13% पदों को होल्ड करना शुरू कर दिया और बाद में मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाना और चयनित समेत बाकी उम्मीदवारों के अंक बताना भी बंद कर दिया। इसी तरह का विवाद कर्मचारी चयन मंडल की भर्तियों में भी उठा और जनवरी 2023 में ईएसबी में भी 87-13% फॉर्मूले के तहत रिजल्ट जारी होने लगे। ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक फिलहाल एमपीपीएससी और एमपीईएसबी की करीब आधा सैकड़ा भर्तियां 87-13% फॉर्मूले के फेर में फंसी हैं, जिनका असर प्रदेश के 1,75,000 से ज्यादा उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। लिहाजा अब मांग उठ रही है कि ओबीसी आरक्षण विवाद का हल निकालना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो 27% के आधार पर हो या फिर 14% के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट को सितंबर के तीसरे-चौथे हफ्ते में ठोस फैसला देना ही होगा, वरना 6 साल से खिंचा चला आ रहा ये मामला आगे भी इसी तरह खिंचता चला जाएगा, जिसके बुरे असर का दायरा भी लाखों से करोड़ों की आबादी तक फैल जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।